पार्ट 2 बिजनेस स्टडीज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये मैंने पेजेस साथ साथ अटैच कर दिए हैं इसके, सो दैट यू कैन take the printout of these papers like taking after taking the screenshots. Okay. Hi guys, we had started with sources of business finance, जिसमें हमने किया था सबसे पहले requirements क्या हैं। बिजनेस फाइनेंस मैंने बता दिया था, मनी को या फंड्स को बोलते हो, कुछ भी हम करते हैं हमें ज़रूरत होती है फंड्स की, राइट। फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसी हो सकती है, यू नो दैट फिक्स्ड असेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड यू नो द मीनिंग ऑल्सो। फिर हमने कैटेगराइजेशन की थी, जिसमें हमने किया था सबसे पहले पीरियड बेसिस, देन ओनरशिप बेसिस, देन जनरेशन बेसिस, लाइक। तो डिफरेंट हमने कैटेगराइजेशन की एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट। तो हमारे पास सोर्सेज हैं 10, ओके। ये 10 में से 5 आज करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी करेंगे, ओके। सो आवर फर्स्ट सोर्स इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं कि प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा हम रख लेते हैं फॉर फ्यूचर, यू नो, यूज, कि कल को लॉस हो सकता है, और ईदर वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस, वी वांट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। तो रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे होता है, आई टेल यू। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कुछ हिस्सा रख लिया जाता है। तो क्या है कि जैसे प्रॉफिट्स आए हैं उनमें से कुछ हिस्सा हमने दे दिया शेयर होल्डर्स को, और कुछ हिस्सा हम फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेते हैं, उनको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। उसका नाम जनरल रिजर्व भी हो सकता है, एज अ प्रोविजन भी हम रख सकते हैं। ऑल इन ऑल ये प्रॉफिट्स हैं जिनको एक्यूमुलेट किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, समझ गए। तो अब क्या है, रिटेन अर्निंग हमारा सोर्स कैसे बनता है, क्योंकि कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास वो फंड्स अवेलेबल है ना, ठीक है ना। इसका मतलब ना तो हमें उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इसको हम जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा इंटरनल सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग्स, और इसके लिए हमें कोई चार्ज भी नहीं कर सकता, राइट। तो इनकी मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो ये हमारा है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि ये आपका अपना है, आप ओनर हो तो ये आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो इक्विटी कैपिटल क्या होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं तो लोगों का जो फेथ है आप पे बढ़ जाएगा, दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, राइट। उसके बाद ये भी आपको पता है कि हमारे पास अगर रिटेन अर्निंग है, कल को कुछ लॉस होता तो हम उसको बियर कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है मेरिट्स, सिंपल सी हैं। डी मेरिट्स में क्या है कि हमारे रिटेन अर्निंग्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा, व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी डिससैटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स। उनको लगेगा ज़्यादा कमा रहे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। मतलब दे शुड थिंक कि हम इसको भी फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, राइट। दूसरा है कि हम इनको ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर कुछ हिस्सा हम संभाल के रख लें, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने फंड्स को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास रिटेन अर्निंग्स में लीड टू लेस यूज ऑफ अवेलेबल फंड्स। वही जो मैं बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जो फंड्स है, एक तो हम उनको ऑप्टिमली मतलब यूज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात आइडल पड़े हुए हैं फंड्स, तो ये इनकी लिमिटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या है कि जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विसेज क्रेडिट पे ले लेते हैं, मतलब जैसे कैश में पेमेंट नहीं करते, कुछ देर के लिए हम क्रेडिट पे ले लेते हैं कि जैसे 3-4 मंथ्स के बाद पे करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है समटाइम्स, ये बेसिकली इनके साथ होता है, हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम चीज़ें खरीदते हैं, राइट। तो ये क्रेडिट आपके कैसे काम आता है, देखो, अगर तो क्रेडिट नहीं मिलता, आपको उसी टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर हमें सपोज 3 मंथ्स पे मिल जाते हैं, हम उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे सैलरीज देनी है आपने, यू नो, वेजेस देनी है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, सपोज रेंट पे करना है, तो ऑल इन ऑल ये भी एक तरह से फाइनेंस है ना आपके लिए शॉर्ट टर्म, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको अगर हमें क्रेडिट पे गुड्स वगैरह मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट, ठीक है।
तो ये तभी मिलता है अगर आपकी रेपुटेशन साउंड है। इट मीन्स कि अगर आप अपने क्रेडिट को टाइम पे रीपे कर देते हो तो तब आपको लोग क्रेडिट पे चीज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है साउंड रेपुटेशन होना, ठीक है। मैरिट्स क्या, सबसे पहले कन्वीनियंट, इजी सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। रेडिली अवेलेबल है, रेडिली मतलब इजीली अवेलेबल, आप अपने क्रेडिटर्स के साथ अग्रीमेंट कर सकते हो, राइट। उसके बाद और क्या फायदा इसका, जब आपके पास पैसा होगा आप स्टॉक खरीद के सेल्स ज़्यादा कर सकते हो, ऑब्वियसली, राइट। आप अपने इन्वेंट्री लेवल को बढ़ा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ा सकते हो इससे। सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो ये हैं इनके बेनिफिट्स। अब हैं डीमेरिट्स, लिमिटेशंस इनकी क्या क्या हैं। देखो, एक तो क्या होता है, अगर हम इन्वेंट्री ज़्यादा खरीद लेते हैं, समटाइम्स पाइलिंग हो जाती है, ये हो सकता है सेल्स उतनी इंक्रीज ना करें, ठीक है। उसके बाद रिस्की है। रिस्की किस तरह से कि अगर हम पैसा वो वाला यूज कर लेते हैं और जब राइट टाइम आता है हम पे नहीं कर पाते तो रिस्की हो जाता है ना, कल को हमारी क्रेडिट वर्दीनेस पे somebody कैन डाउट, राइट। उसके बाद हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स ही इससे पूरी होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, राइट। उसके बाद ये कॉस्टली है। कॉस्टली किस तरह से है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो आप कि कॉस्टली किस तरह से बन जाता है ये, कि आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है, सपोज आपने भी सेल्स जो हैं क्रेडिट पे कर दी हैं, आपके जो डेटर्स ज़्यादा खड़े हो जाते, तो ये होता है फायदे की जगह नुकसान हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा सोर्स है फैक्टरिंग का। अब फैक्टरिंग क्या है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जो फैक्टरिंग एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं और उसके लिए कुछ चार्ज करती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस कैसे प्रोवाइड करती हैं, आई जस्ट टेल यू। देखो, अब सपोज हमने किसी से पैसे लेने हैं, डेटर से लेने हैं ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो वाला रिस्क कौन ले लेता है, फैक्टर्स। जो भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ चार्ज करते हैं और बोलते हैं कि आप टेंशन छोड़ दो, डेटर से पैसे हम खुद ले लेंगे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। डेटर से पैसे वो आज कलेक्ट करें कल करें, वो हमें हमारी पेमेंट दे देते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहती। जब हमारे पास रेडिली कैश आ जाएगा हम उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि हम जैसे ट्रेड क्रेडिट में करते थे, ठीक है। तो अब फैक्टरिंग मैंने आपको बता दिया कि डेट कलेक्शन का जो सारा ओनस है, बर्डन है, किस पे चला जाता है, फैक्टर्स पे, ठीक है। और क्रेडिट कंट्रोल, ऑब्वियसली क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी उसकी, ठीक है ना। तो एक तरह से ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट लॉसेस, कि कल को अगर नुकसान भी होता है तो उसका जो रिस्क है वो किस पे जाएगा। इसके लिए भी दो मेथड्स है, मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, फैक्टर्स बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फैक्टर्स हो सकते हैं, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो फैक्टरिंग का काम करते हैं। फैक्टरिंग ये फैक्ट्री वाला नहीं है, फैक्टरिंग मतलब प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस। अच्छा, अब कई नॉन बैंकिंग कंपनीज इसमें आ रही हैं, कोई एजेंसीज भी आ रही, तो कोई भी हो सकता है, ओके। अब फैक्टरिंग के मेथड्स दो तरह के होते हैं, एक तो रिकॉर्स होता है और एक होता है नॉन रिकॉर्स मेथड। मैं अभी बताती हूँ इसके बारे में। तो मैंने बताया फैक्टरिंग के भी दो मेथड्स हैं, रिकॉर्स मेथड। अब इसमें भी सेम वही बात है कि क्रेडिट की टेंशन हमारी नहीं होती, अपने आप वो क्या करते हैं, फैक्टर्स हमें पैसे दे देते हैं, वो खुद कलेक्ट करते रहते हैं। पर कल को अगर बैड डेट कोई लॉस हो जाता है बैड डेट की वजह से, वो जो है वो हमें ही टॉलरेट करना पड़ता है, वो है रिकॉर्स मेथड। लेकिन नॉन रिकॉर्स मेथड में क्या होता है कि जो बैड डेट का लॉस भी होगा ना, वो किसके ऊपर जाएगा, फैक्टर्स के ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा चार्जेस जो हैं वो ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्स मेथड में जो बैड डेट का लॉस है वो क्या है, क्लाइंट को बियर करना पड़ता है। नॉन रिकॉर्स में वो टेंशन भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो समझ गए ना, नॉन रिकॉर्स का मैंने बता दिया कि ऑल इन ऑल वो टेंशन किसकी होती है, फैक्टरिंग जो एजेंसी की या ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि फैक्टर चार्जेस कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या है, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स फ्री में तो काम नहीं करते, मैंने बताया कि हमें कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अब फैक्टर्स ऐसे ही नहीं बन जाते, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, मार्केट में देखते हैं कि जिसको सप्लाई किया जा रहा है गुड्स या सर्विसेज, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। क्रेडिट वर्दीनेस होता है कि रीपेमेंट करने की उनकी कैपेसिटी क्या है, कि क्या वो टाइमली रीपे करते हैं। तो वो रिसर्च करते रहते हैं और जब उनको पता चल जाता है तभी वो
फैक्टरिंग की जो सर्विस है उस पर्टिकुलर कंपनी या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो भी बिजनेस यूनिट है उसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑल इन ऑल दे हैव फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द डेटर्स, राइट। अब इसके मेरिट्स क्या है, ठीक है। फैक्टरिंग क्या है, चीपर देन एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंपैरेटिवली इसमें कम चार्जेस लगते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब फैक्टराइजेशन ये जो फैक्टरिंग की जो ओनर्स है यानी कि रिस्क है वो फैक्टर्स पे चला जाता है तो हमें तो पेमेंट उसी टाइम मिल जाती है ना, ठीक है। चार्जेस ज़रूर देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ डेट्स भी हो जाती है। अगर रिकॉर्ड्स मेथड यूज़ करते हैं, अगर नॉन रिकॉर्ड्स मेथड यूज़ करते हैं तो डेट्स की भी टेंशन नहीं रहती। बैड डेट्स का अगर लॉस होता तो वो खुद उसको रिकवर करते हैं, कौन, फैक्टर्स, राइट। उसके बाद जब ऑब्वियसली आपको क्रेडिट की टेंशन नहीं रहेगी कि हमें तो पैसे मिल गए हैं, कल की कल देखी जाएगी, तो आप फोकस कर सकते हो बिजनेस की अदर एक्टिविटीज पे। आप और रिसर्च करके अपनी सेल्स की, अपनी टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और रिस्क ऑफ बैड डेट्स क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्योंकि इसका रीजन मैं बताती हूँ, चाहे वो रिकॉर्ड्स मेथड हो या नॉन रिकॉर्ड्स मेथड हो, जो फैक्टर्स है वो सजेस्ट करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट मतलब किनको बेचना चाहिए और किनको नहीं बेचना चाहिए, ओके। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है मैं बताती हूँ आपको। अब डीमेरिट्स क्या है कि ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए नहीं है, ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज या कंपनीज होती हैं। क्योंकि छोटे में तो आपको पता है चार्जेस ही अगर ज़्यादा लगे तो देयर इज़ नो यूज़, राइट। उसके बाद क्या होगा कि अगर एडवांस फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए बाय फैक्टर, वो क्या हो जाए, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि अब एडवांस फाइनेंस है, ऑब्वियसली अगर आपको पैसे पहले मिल गए तो चार्जेस ज़्यादा ही होंगे ना कंपैरेटिवली, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए उससे। उसके बाद क्योंकि फैक्टर एक थर्ड पार्टी है, डीलिंग तो क्या होता है, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, टू पार्टीज में होता है। अब थर्ड चाहे फैक्टर, उसकी रेपुटेशन भी है, एक रिस्क तो इन्वॉल्व होता है ना कि वेदर वी कैन रिलाई अपॉन थर्ड पार्टी और नॉट। तो इसीलिए कि थर्ड पार्टी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो कस्टमर होते हैं वो हेजिटेंट होते हैं टू डील विद देम, ओके। अब करेंगे लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है कि कोई भी एसेट को हम रेंट पे किसी दूसरी पार्टी को दे सकते हैं। जो लीज पे देता है अपनी एसेट उसको बोलते हैं लेसर, और जिसको दी जाती है उसको बोलते हैं लेसी। उसके लिए हमें कुछ रेंट पे करना पड़ता है और एक लीज डीड हम लिखते हैं इसके लिए, जिस पे साइन करना पड़ता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लीज की, ठीक है। ऑल इन ऑल हमें एसेट परचेज नहीं करनी पड़ती, हम किराए पे ले लेते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि एक फिक्स्ड रेंट देना पड़ता होता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये होती है, राइट। कि सपोज आपने 11 मंथ्स की लीज डीड बनाई है तो आपको 11 मंथ्स के बाद वापस करना पड़ेगा अंटिल यू गेट इट रिन्यूड, ओके। उसके बाद ये सुटेबल कहाँ है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जल्दी ही ऑब्सोलीट हो जाती है, जैसे कंप्यूटर्स में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ही ये सुटेबल है ऑल इन ऑल, ठीक है। तो ऑल इन ऑल इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, मेरिट मैं पहले ही बता देती हूँ कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए एसेट्स में ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए, जस्ट वी हैव टू पे थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, राइट। तो मेरिट्स देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं, देखिए जरा। एक तो नॉमिनल रेंट पे करना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, एक लीज डीड साइन करनी पड़ती, टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी पता है क्या है, अब आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो लीज का रेंट होता है ना वो हमें डिडक्टेबल है, मतलब कि एक्सपेंडिचर को, उस एक्सपेंडिचर पे टैक्स नहीं लगता है जो हम रेंट पे करते हैं। सो दिस इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद डिडक्टेबल मतलब इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए वो डिडक्टेबल है, ठीक है। उसका हमें क्या मिलता है, एक तरह से डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद है, अब क्या है कि जब हमने रेंट पे चीज ली है तो क्या होगा, बिजनेस पे हमारा कंट्रोल कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले चीज को ओन करते थे तो हमारा बिजनेस पे कंट्रोल रहता था। अब चाहे हम ओन नहीं करते, लेकिन वो पार्टी जिससे हम यानी लेसर का कोई भी हाथ नहीं है हमारे मैनेजमेंट में, हमारी मैनेजमेंट पे कंट्रोल हमारा ही होगा, ओके। उसके बाद नो रिस्क ऑफ गेटिंग एसेट्स
ऑब्सोल्यूट। ऑब्वियसली किसी की चीज़ है, हमें हमारी 11 मंथ्स की सपोज लीज है, ख़त्म होंगे, हम वापस कर देंगे, हमें नहीं पसंद आएगी, तो ये बहुत फ़ायदा है इसमें, राइट। अब इसकी लिमिटेशंस भी बता देते हैं। क्या है कि लीज अग्रीमेंट यूजुअली स्टॉप टू मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एसेट। ऑब्वियसली आपने किसी की एसेट ली है, आपको कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं, आप मर्जी से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन करना पड़ता है, और बियॉन्ड दैट यू कांट गो, ठीक है। उसके बाद लीज डीड को रिन्यू तो करना ही पड़ेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर अगला नहीं करता, दूसरी पार्टी नहीं करती, तो आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस है दैट कैन बी अफेक्टेड, राइट। उसके बाद क्या है, बर्डन ऑफ रेंट इफ एसेट टर्न्स टू बी नॉट यूजफुल। अब देखा जाए रेंट का बर्डन ये ना, अगर हमने जो एसेट ली है लीज पे, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, हमारे काम की नहीं रही है, हम लॉसेस पे जा रहे हैं, तो वो हमारे पे एक बर्डन आ जाता है ना रेंट का, देखा जाए तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो लेसी है वो कभी भी एसेट का ओनर नहीं हो सकता, तो अगर ओनर नहीं होगा तो उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू भी उसकी नहीं होगी, ओके। अब हम करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं गाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज डायरेक्टली रेज करती हैं फ्रॉम पब्लिक। अब डायरेक्टली रेज करती हैं, कोई तो बेनिफिट होगा ना, किसको, पब्लिक को या आपको। मैं बताती हूँ, जिस तरह से हम एफडीआर बैंक में कराते हैं ना, उसी तरह से जो पब्लिक है वो डिपॉजिट्स कराती है किसी पर्टिकुलर कंपनी में। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो डिपॉजिट्स क्यों लेते हैं पब्लिक के, मैं बताती हूँ आपको। क्या है कि जो कंपनीज होती हैं, अगर वो बैंक से बोरो करती हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करती हैं, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है दैन कि जो वो पब्लिक को ऑफर करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो कंपैरेटिवली ये हमारा जो है इजीली एक्सेसिबल सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। और यूजुअली ये 1 to 3 ईयर्स के लिए होता है, एक तरह से मीडियम टर्म हमारा ये लोन होता है, ये बोरिंग है, जिसको हम डिपॉजिट का नाम दे देते हैं, राइट। तो अभी मैंने बताया कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको कंपैरेटिवली बैंक के कम देना पड़ता है। अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पब्लिक को जो बैंक देती है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा हमें कंपनी से मिलता है। दोनों को फायदा हो गया ऑल इन ऑल, ठीक है। तो एक तरह से इंटरमीडिएरी बैंक को निकाल दिया गया है, राइट। उसके बाद ये मैंने बता दिया है, ये यूजुअली 1 to 3 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि इसको आरबीआई ने परमिट किया हुआ है। तो एक डिपॉजिट रिसीट होती है, एक फॉर्म होता है, साइन करते हैं, डिपॉजिट रिसीट जो है वो कंपनी दे देती है पब्लिक को, तो बहुत ही इजी प्रोसीजर हो जाता है ये, ठीक है। रेंज भी मैंने बता दिया 1 to 3 ईयर्स के लिए होता है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। मैरिज तो आपको इसी से ही पता चल गई है। सबसे पहली बात ये है कि पब्लिक से रेज करेंगे तो हमें वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बैंक से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं बताऊंगी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उनको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो तब उनको भी फ़ायदा, दोनों को फ़ायदा हो गया, राइट। उसके बाद डिपॉजिटर्स हैव नो राइट टू इंटरफेयर विद मैनेजमेंट डिसीजंस, ऑब्वियसली। अब डिबेंचर्स की बात आ जाए या इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात आ जाए तो वो डिफरेंट इशू है, लेकिन अगर हम पब्लिक डिपॉजिट की बात करते हैं, इसमें उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी के अफेयर्स में कभी भी इंटरफेयर कर सकें, उनका कोई राइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। अगर किसी और से हम बोरो करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती, कोई लैंड या बिल्डिंग और कोई इक्विपमेंट देना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आरबीआई ने इसको परमिट किया है और इसको प्रोसीजर जो है इसका पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का वो बहुत ही सिंपल है। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट डीमेरिट तो ये है कि जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज है उनको ये पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं मिलते। उसका रीज़न है क्योंकि उनकी कोई क्रेडिट के बारे में कोई रेपुटेशन ही नहीं है, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस राइट नाउ, तो कोई भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और सेकेंडली पब्लिक टोटली अनरिलायबल होती है, यू नेवर नो कि वो कब मना कर दें, चाहे कंपनी ठीक भी चल रही हो तो यू नेवर नो। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट है अनटिल यू हैव गुड रेपुटेशन, यानी क्रेडिट के बारे में आपकी अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या होगा, पब्लिक डिनाई कर देती है ऑफर।
यानी चाहे अच्छी हो चाहे नहीं हो, ये है अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये बात आपने याद रखनी है। पर यूजुअली ये हो जाता है कि अगर बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी in the form of public deposits. Okay, don't forget to thumbs up.